नमस्कार। पिछले व्याख्यान में परिस्थिति और भूमिका में हमने प्रदत्त परिस्थिति और परिस्थिति की परिभाषा क्या होती है, परिस्थिति किसे कहते हैं, इस पर चर्चा की थी और ये जानने का प्रयास किया था कि प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के क्या क्या कारण हैं, किन कारकों पर प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण समाज करता है। जैसे लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, जाति, प्रजाति आदि के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम अर्जित परिस्थिति, जिसे हम अचीव्ड स्टेटस भी कहते हैं, ये समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता और क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। ये अर्जित परिस्थितियां कहलाती हैं। हाल्टन एवं हंट ने इसको इस तरह से परिभाषित किया है कि एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। हम ये कह सकते हैं कि अर्जित परिस्थितियों के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है और जो व्यक्ति योग्य एवं सक्षम है, इन परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, श्रम विभाजन, विवाह आदि का संबंध अर्जित परिस्थितियों से ही होता है। व्यक्ति की सफलता और असफलता के आधार पर भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति दयालु है या बुद्धिमान है या योग्य है, प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, प्रतिष्ठा प्राप्त है, उन सब का महत्व जो है दूसरे व्यक्तियों से अधिक समाज में माना जाता है। ऐसे व्यक्ति समाज में सदैव होते हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हों, शक्तिशाली हों, क्षमताशाली हों या महत्वाकांक्षी हों। इस तरह की योग्यता रखने वाले व्यक्ति इतिहास का निर्माण करते हैं, इतिहास रचते हैं और समाज में परिवर्तन लाने में इस तरह के व्यक्ति जो है वो सक्षम होते हैं और अंततोगत्वा समाज में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भी वो ऐसे व्यक्ति बना लेते हैं। जैसे जो प्राचीन समाज है वहाँ पर प्रदत्त परिस्थिति का महत्व अधिक माना जाता है, उसी तरह से आधुनिक समाज में, आज के आधुनिक समाज में व्यक्ति के जन्म के बजाय व्यक्ति के गुणों को हम अधिक महत्व देते हैं। इसीलिए यहाँ पर अर्जित परिस्थितियों का अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम ये देखते हैं कि अर्जित परिस्थिति के जो निर्धारण करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से कारक हैं। तो हम ये कह सकते हैं उसमें सबसे बड़ा कारक है संपत्ति। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। संपत्ति या जिसके जो पूंजीपति वर्ग है, उस वर्ग की परिस्थिति जो है वो समाज में गरीब या मजदूर वर्ग की तुलना में अपेक्षाकृत
हमेशा ऊंची ही मानी जाती है। यानी जिन लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक हैं वे लोग जो है समाज में ऊंची परिस्थिति का माना उनको जाता है। लेकिन उसमें भी जो व्यक्ति ईमानदारी से पूंजी अर्जित करता है या धन कमाता है उसकी तुलना जो है उसकी परिस्थिति जो व्यक्ति अनैतिक तरीके से धन कमाता है उसकी अपेक्षा ईमानदार व्यक्ति की जो परिस्थिति है वो ऊंची सदैव मानी जाती है। व्यवसाय, अब व्यवसाय भी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करता है। समाज में कोई अगर प्रोफेसर है, आईएएस है, डॉक्टर है, उनका पद जो है वो एक मजदूर से या कृषक से या चपरासी से उनका पद ऊंचा माना जाता है। शिक्षा के स्तर पर भी अगर हम देखें तो जो शिक्षित व्यक्ति है उसकी परिस्थिति जो है वो समाज में ऊंची होती है और जो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं उनकी अपेक्षा पढ़े लिखों की परिस्थिति जो है वो ऊंची मानी जाती है। राजनीतिक सत्ता भी अर्जित परिस्थिति का एक कारक है। जो व्यक्ति जितना राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा, सत्ता पे जिसका दबदबा होगा या जो सत्ता के साथ रहता है, ऐसे व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्तियों की परिस्थिति के मुकाबले इनकी परिस्थिति जो है ऊंची मानी जाती है। विवाह जो है वो भी व्यक्ति को कई परिस्थितियां जो है विवाह के बाद व्यक्ति अर्जित करता है। जैसे जीजा है, बहू है, भाभी है और साला है। इस तरह से विवाह के उपरांत जो है इस तरह के पद जो है उसको समाज प्रदान करता है। जो अचीवमेंट्स हैं, जो उपलब्धियां हैं, व्यक्ति के जीवन में जो भी उपलब्धियां होती हैं वो सारी उपलब्धियां उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती हैं। अब वो ये जो उपलब्धियां हैं, ये जो अचीवमेंट्स हैं, जो व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता से प्राप्त कर रहा है वो अलग अलग क्षेत्रों की भी हो सकती है। वो धार्मिक क्षेत्र की हो सकती है, वो शैक्षणिक क्षेत्र की हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी इस तरह की उनकी कोई उपलब्धि हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं या समाज में जो व्यक्ति वैज्ञानिक है या आविष्कार करता है या कोई बड़ा कलाकार है या कोई बड़ा कवि है, संगीतकार है, साहित्यकार है, तो उनकी जो है सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाती रही है क्योंकि उनकी उपलब्धियां जो है वो बहुत अधिक होती हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो अभी हमने आधार देखे हैं, संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, उपलब्धियां, इन आधारों का समाज में काफ़ी अर्जित परिस्थिति के निर्धारण में काफ़ी महत्व होता है। और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनको हम अर्जित परिस्थिति के निर्धारक तत्वों में इन सब चीज़ों को जो है शामिल करते हैं। इनके आधार पर व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण जो है समाज, अर्जित परिस्थिति का निर्धारण जो है समाज करता है। अब हम ये देखते हैं कि प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में अंतर क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होता है। जैसे प्रदत्त परिस्थिति में हमने देखा था कि उसमें व्यक्ति को स्वयं कोई विशेष योग्यता हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
चूँकि समाज जो है वो स्वयं व्यक्ति को प्रदत्त परिस्थिति प्रदान करता है और इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता, प्रयत्नों और प्रतिस्पर्धाओं के आधार पर उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति को प्राप्त करने का जो स्रोत है वो उनमें मुख्यतः समाज में जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, उनके आधार पर समाज जो है वो प्रदत्त परिस्थिति प्रदान करता है। जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत जो है वो व्यक्ति स्वयं और उसके योग्यता है और उसके गुण हैं, उनके आधार पर उसको वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। तीसरा हम ये देखते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जो है वो जन्म, लिंग, आयु, प्रजाति, नातेदारी, परिवार आदि के आधार पर होता है। जबकि इसके विपरीत जो है अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यक्तिगत योग्यता या आविष्कार करने की उस व्यक्ति के अंदर क्या क्षमता है, इनके आधार पर वो व्यक्ति उन परिस्थितियों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है या प्राप्त करता है। उसमें कितनी प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है, उसके आधार पर व्यक्ति जो है उनको प्राप्त करने की कोशिश करता है। चौथा हम ये देखते हैं कि जो प्रदत्त परिस्थिति है उसको हम अपेक्षाकृत स्थायी मानते हैं। उसमें परिवर्तन नहीं के बराबर या बहुत कम होता है। तो उसकी जो प्रदत्त परिस्थितियाँ जो प्राप्त होती हैं वो अपेक्षाकृत स्थायी मानी जाती हैं। जबकि जो अर्जित परिस्थितियां हैं उनके आधारों में या आधारों के परिवर्तनशील होने के कारण अर्जित परिस्थितियां भी क्या है समय समय पर बदलती रहती हैं। जैसे आज संपत्ति है और कल संपत्ति नहीं है। आज व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, कल व्यवसाय ठीक से नहीं चलेगा। या आज राजनीतिक सत्ता हमारे पास है, कल हो सकता है कि हमारी राजनीतिक सत्ता हमसे छीन ली जाए। तो इस तरह के आधारों में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए जो अर्जित परिस्थितियां हैं वो समय समय पर बदलती भी रहती हैं। फिर जो अगला जो अंतर हम देखते हैं वो ये है कि प्रदत्त परिस्थितियां अनिश्चित होती हैं और उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो बहुत स्पष्ट नहीं होता है। यानी जैसे मान लो घर में पिता है तो उसके अधिकारों की जो सीमा है वो निश्चित या निर्धारित नहीं होती है। या नातेदारी से जो प्राप्त अधिकार हैं वो एकदम से स्पष्ट नहीं होते हैं। जबकि इसके विपरीत हम ये देखते हैं कि जो अर्जित पद है उसके अधिकार और सीमाएं जो है वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट मानी जाती हैं। एक जज के क्या अधिकार होंगे या एक शिक्षक के क्या अधिकार होंगे, ये बिल्कुल कानून और संविधान द्वारा जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाता है। फिर अगला जो अंतर हम ये देखते हैं, प्रदत्त परिस्थितियाँ जो है उनका महत्व
आदिम और परंपरागत समाजों में अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रथाओं और परंपराओं का अधिक प्रभाव होता है। और इसके विपरीत हम ये देखते हैं कि अर्जित परिस्थितियों का आधुनिक समाज में महत्व जो है वो अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी प्रतिस्पर्धा करने की जो इच्छा है, उनके आधार पर जो है उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थितियाँ और अर्जित परिस्थितियाँ जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, एक टॉपिक है। और जितना हम इसमें अंदर गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, उतना हमको जो है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत स्पष्ट होती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।